क्या आप जानते हैं कि एक राजधानी शहर था जिसे करोड़ों लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन वह लगभग खाली रहता है और अमेरिका ने एक मेगा प्रोजेक्ट पर 17 अरब डॉलर बर्बाद किए जो कभी भी उपयोग में नहीं आया और आज भी पूरी तरह से बेकार है। आज हम दुनिया के 5 सबसे बेकार मेगा प्रोजेक्ट्स की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना तो सब्सक्राइब करना न भूलें। इन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें। 5. इंटरस्टेट H3 हवाई। चलिए शुरू करते हैं एक विस्मयकारी सुंदर राजमार्ग से जो अलोहा राज्य हवाई में है। 26 किलोमीटर लंबा इंटरस्टेट H3 दुनिया के सबसे अद्भुत परिदृश्यों में से एक से होकर गुजरता है। यह इतना खूबसूरत है कि यह आशंका थी कि मोटर चालक रुक सकते हैं और यातायात अवरोध पैदा कर सकते हैं। हालांकि यह राजमार्ग जितना सुंदर है उतना ही विवादास्पद भी है। इसे 1960 में रक्षात्मक उद्देश्यों के साथ प्रस्तावित किया गया था, ध्यान में रखते हुए क्योंकि हाईवे दक्षिण में पर्ल हार्बर नेवल बेस को पूर्वी तट पर मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन से जोड़ेगा। इसके निर्माण की घोषणा होते ही पर्यावरण समूहों और साथ ही स्थानीय हवाई निवासी जो इस परियोजना से होने वाले बड़े शहरीकरण के बारे में चिंतित थे का विरोध शुरू हो गया। उस समय के पर्यावरणीय कानूनों और आसपास की घाटियों की रक्षा के लिए मार्ग में बदलाव ने योजनाओं को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। 26 साल बाद पर्यावरणीय बाधाओं को हटा दिया गया जब कांग्रेस ने परियोजना को पर्यावरण कानूनों से मुक्त कर दिया और 1979 में निर्माण शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया। अंततः राजमार्ग 1997 में खोला गया, लगभग 37 साल बाद जब इसे मूल रूप से प्रस्तावित किया गया था। इंटरस्टेट H3 को अक्सर एक इंजीनियरी चमत्कार माना जाता है क्योंकि यह जिस कठिन इलाके पर बना है और इसके निर्माण में इस्तेमाल की गई उन्नत तकनीकों के कारण कई उच्च तकनीकी सुरंगों के अलावा यह राजमार्ग गुजरता है। स्थानीय पर्यावरण को नीचे की घाटियों में संरक्षित करने के लिए यह लगभग पूरी तरह से वायडक्ट्स के ऊपर से चलती है। दशकों तक क्षय, मार्ग में बदलाव और नई लेकिन अधिक महंगी तकनीकों का मतलब था कि यह मूल अनुमानित बजट से 5 गुना ज्यादा में पूरा हुआ। निर्माण की कुल लागत 1.3 अरब डॉलर थी, जो लगभग 50 मिलियन डॉलर प्रति किलोमीटर है, जो दुनिया में प्रति किलोमीटर सबसे महंगा खर्च है। भारी बजट के बावजूद यह खूबसूरत हाईवे सबके लिए उपयोगी नहीं है। आलोचकों का मानना है कि यह कहीं नहीं जाने वाली सड़क है क्योंकि 60 के दशक की रक्षा संबंधी विचार अब प्रासंगिक नहीं है और इस हाईवे का होनोलुलु के डाउनटाउन के लिए कोई सीधा मार्ग नहीं है। फिर वहाँ नेटिव हवाईवासी हैं, जिनमें से अधिकांश आज तक H3 का उपयोग करने से इनकार करते हैं। वे इसे शापित मानते हैं क्योंकि इसके निर्माण के दौरान कई धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों को नष्ट कर दिया गया था। इंटरस्टेट H3 हाईवे निश्चित रूप से मेगा प्रोजेक्ट्स के लिहाज से एक उपलब्धि है। हालांकि कुछ नेटिव हवाईवासियों के लिए, देशी समूहों के लिए यह बेकार ही रहा। कम से कम यह पूरी तरह से परित्यक्त नहीं है, जैसे हमारी सूची में अगला प्रोजेक्ट। 4. सिउदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट, स्पेन। स्पेन यूरोप में प्रमुख यात्रा गंतव्यों में से एक है और यही एक मुख्य बिंदु था जब सिउदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट के विचार की परिकल्पना की गई थी। इसे स्पेन के भीतर हॉलिडे यात्रियों के लिए और अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाने का विचार था। इस नए हवाई अड्डे का उद्देश्य मैड्रिड के पहले से ही अत्यधिक भीड़ भरे मुख्य हवाई अड्डे का एक विकल्प बनाना था। नए हवाई अड्डे में यूरोप की सबसे लंबी 5 रनवे में से एक थी और यह प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को सेवा दे सकता था। यह मैड्रिड की 7 करोड़ यात्री क्षमता की तुलना में अपेक्षाकृत कम संख्या है। हालांकि विस्तार की योजनाएं पहले से ही तैयार थीं ताकि क्षमता को वार्षिक 1 करोड़ तक बढ़ाया जा सके। तो जब अंत में बात यहां तक पहुंची तो इसका भरपूर उपयोग करने का समय आ गया था। 2009 में संचालित हुआ तो 1 अरब 300 मिलियन डॉलर का खर्च सही लग सकता था। हालांकि 2012 में जब इस परियोजना के पीछे की कंपनी ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया तो ये सारी योजनाएं रुक गईं। समस्याएं परियोजना के स्थान से शुरू हुईं। इसे सेंट्रल एयरपोर्ट कहा जाता था, लेकिन यह किसी भी तरह से सेंट्रल नहीं था क्योंकि यह मैड्रिड से 200 किलोमीटर दूर स्थित था। इससे समस्याएं बढ़ गईं क्योंकि ज्यादातर यात्री दूरस्थ स्थान तक पहुंचने के लिए घंटों की यात्रा करने से बचते थे और अधिकांश बड़ी एयरलाइंस राजधानी से उड़ान संचालन करना पसंद करती थीं। तो खुलने के पहले ही साल में नया बना हवाई अड्डा केवल एक छोटी सी एयरलाइन तक सिमट गया। 2012 तक प्रमुख एयरलाइनों के अभाव में हवाई अड्डे पर 350 मिलियन डॉलर का कर्ज हो गया था। आश्चर्य की बात नहीं कि यह दिवालियापन में चला गया था और 2013 में नीलामी के लिए रखा गया था। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे एक परित्यक्त स्थान के रूप में प्रसिद्धि मिली।
लोकप्रिय ब्रिटिश टीवी शो टॉप गियर द्वारा 2014 में कई नीलामियों के असफल होने के बाद, जिसमें एक चौंकाने वाला 12,000 अमेरिकी डॉलर का प्रस्ताव भी शामिल था, हवाई अड्डा अंततः 2019 में नए मालिकों को बेचा गया। हवाई अड्डा, जिसे बनाने में 1 अरब यूरो की लागत आई थी, के लिए सिर्फ 10,000 यूरो की बोली लगी है। सियुदाद रियल के ला मंचा हवाई अड्डे को 2008 में खोला गया, लेकिन 2012 तक दिवालिया होकर बंद हो गया। जैसे जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान व्यापारों में गिरावट आई और लाभ घट गए, सियुदाद रियल एयरपोर्ट को एक नई उम्मीद मिली। यात्रियों की वापसी की थोड़ी सी उम्मीद के साथ नए मालिकों ने एयरपोर्ट को एक ऐसी जगह के रूप में पुनः स्थापित किया जो ग्राउंडेड विमानों के लिए उपयुक्त हो, इसके शुष्क जलवायु, लंबी हवाई पट्टी और व्यापकता को देखते हुए। अगस्त 2020 तक हवाई अड्डे पर 65 विमान खड़े थे और 300 से अधिक विमानों के लिए एक भंडारण सुविधा प्रदान करने के लिए विस्तार कार्य चल रहा था। ये नई भंडारण दृष्टिकोण हवाई अड्डे को एक आवश्यक व्यापारिक अवसर प्रदान करता है। हालांकि सभी संग्रहित विमान अंततः चले जाएंगे, लेकिन एक बार महामारी खत्म हो जाने के बाद और सामान्य उड़ान संचालन की वापसी मुश्किल बनी रहने के साथ, यह अरबों डॉलर का मेगा प्रोजेक्ट यात्रियों के लिए प्रभावी रूप से बेकार बना हुआ है। 3. नेपितो, म्यांमार। अगला है एक और मेगा प्रोजेक्ट जो टॉप गियर में भी दिखाया गया। दुर्भाग्यवश यह केवल एक दूरस्थ हवाई अड्डा नहीं है, यह म्यांमार की राजधानी है, एक नई राजधानी जो पूरी तरह से नए सिरे से बनाई गई है। म्यांमार की पूर्व सैन्य नेतृत्व ने 2002 में इसे गुप्त रूप से बनाना शुरू किया। किसी देश की राजधानी का स्थानांतरित होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बहुत से देशों ने, जिनमें ब्राजील, मिस्र और पाकिस्तान शामिल हैं, ऐसा पहले भी किया है। नवंबर 2005 में म्यांमार के नेता ने अपनी निर्णय को जनता के सामने घोषणा की, लेकिन उन्होंने नए राजधानी का नाम गुप्त रखा। 4 महीने बाद उन्होंने अंततः नाम उजागर किया, नेपीदा, जिसका शाब्दिक अर्थ है राजा का निवास। कारण? इस राजधानी के अचानक स्थानांतरण का कारण स्पष्ट नहीं था। कुछ का अनुमान था कि सैन्य नेतृत्व समुद्र से हमले से डरता था, जबकि अन्य का मानना था कि ज्योतिषियों की सलाह पर इसे स्थानांतरित किया गया। हालांकि इसका बड़ा हिस्सा पूर्व राजधानी यांगून से संबंधित था। यांगून 70 लाख लोगों का घर है और कहा जाता है कि शहर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सीमा तक पहुंच चुका है और इसकी आबादी 2050 तक दोगुनी होने की उम्मीद है। इसके अलावा इस तटीय शहर को ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश नौसेना को लाभ देने के लिए राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। इसलिए म्यांमार के लिए राजधानी को अधिक केंद्रीय स्थान पर स्थानांतरित करना समझ में आता था। नया प्रोजेक्ट तेजी से बनाया गया और आज तक लगातार सरकारों ने शहर में $4 बिलियन का निवेश किया है। नायपीडो में हर वह सुविधा है जो आगंतुकों को आकर्षित कर सके। 20 लेन का हाईवे, 100 से अधिक लग्जरी होटल जो 3 होटल जिलों में विभाजित हैं, गोल्फ कोर्स, म्यूजियम और यहां तक कि यांगून में स्थित एक प्रसिद्ध स्थल की 99 मीटर ऊंची प्रतिकृति भी। लेकिन एक मुख्य घटक है जो अब भी गायब है। जनसंख्या। नई राजधानी में 10 लाख से कम निवासी रहते हैं, जिनमें से अधिकांश उपनगरों में बसते हैं जो शहर के राजधानी बनने से पहले ही मौजूद थे। लेकिन वहां कोई रहना क्यों नहीं चाहता? स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संस्थानों की कमी और आर्थिक अवसरों की कमी का मतलब है कि अधिकांश आबादी शहर को स्थायी घर बनाने में अनिच्छुक है। तो शहर अक्सर एक वीरान जगह की छवि पेश करता है और इसे अक्सर एक भूतिया शहर के रूप में जाना जाता है। वह अद्भुत 20 लेन वाला राजमार्ग लगभग खाली पड़ा है, ट्रैफिक जाम की कोई चर्चा नहीं है और कभी-कभी एक अकेली गाड़ी विशाल सड़क पर सरकती देखी जाती है। शहर के पास एक हवाई अड्डा है जो हर साल 35 लाख यात्रियों को संभाल सकता है, लेकिन एक व्यस्त दिन में भी सिर्फ दर्जन भर लोग ही इसका उपयोग करते हैं। शॉपिंग मॉल्स का दौरा केवल सप्ताहांत में राजनयिक स्टाफ द्वारा किया जाता है, जबकि होटल लॉबी ज्यादातर खाली रहती है। स्पष्ट निर्जनता के बावजूद शाही राजधानी के लिए एक उम्मीद की किरण है। इसे भविष्य के शहर के रूप में बनाया गया है और बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ नेपिडो के पास अभी भी अनिवार्य पुनर्वास का समय है। फिलहाल यह शायद दुनिया की सबसे अजीब राजधानी है और देश की अधिकांश जनसंख्या के लिए बेकार बनी हुई है। 2. फॉरेस्ट सिटी, मलेशिया। हमने पहले एक भूतिया शहर की बात की थी और हमारी सूची में अगला है एक हरा भरा भविष्यवादी स्मार्ट शहर जो 4 कृत्रिम द्वीपों पर भरी जमीन से उभरेगा और एक कृत्रिम जंगल पारिस्थितिकी तंत्र के चारों ओर बनाया जाएगा। फॉरेस्ट सिटी का स्थान इसे उन निवेशकों के लिए एक आकर्षक शर्त बनाता है जो सिंगापुर के स्वतंत्र शहर राज्य की निकटता से लाभ कमाना चाहते हैं।
सिंगापुर का विश्व का दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है और एक समृद्ध अर्थव्यवस्था है। डेवलपर्स के पास मैंने पहले ही फॉरेस्ट सिटी को सिंगापुर से दूसरे लिंक ब्रिज के माध्यम से जोड़ दिया है, जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी केवल 20 मिनट की हो गई है। फॉरेस्ट सिटी के पास अपनी खुद की कस्टम्स सुविधा भी होगी, जिससे निवासियों को सिंगापुर और वापसी के लिए स्वतंत्र रूप से आवागमन करने की अनुमति मिलेगी। डिजाइन में कई हरे नवाचारों को शामिल करने का विज्ञापन किया गया है। फॉरेस्ट सिटी में हरी छतों और ऊर्ध्व बागानों के साथ इमारतें होंगी, जो एक जंगल का अनुभव प्रदान करेंगी। शहर की सड़कों का डिजाइन बहुस्तरीय होगा, जिसमें निचली परत यातायात और पार्किंग स्थानों के लिए होगी, जबकि ऊपरी परत में पार्क, खेल सुविधाएं और परिवहन केंद्र होंगे। इस शहर को विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित किया जाएगा और इसे 2035 तक पूरा किया जाएगा, जिसकी लागत $100 बिलियन होगी। 4 प्रस्तावित द्वीपों में से एक का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें 50 अपार्टमेंट इमारतें, गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल और बीच शामिल हैं। हालांकि इस अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए सब कुछ सुगम नहीं है। कई आर्थिक और राजनीतिक बाधाएं सामने आ रही हैं। पहले से ही प्रगति में बाधाएं आ रही हैं। यह परियोजना मुख्य रूप से चीन के माध्यम से वित्त पोषित की जा रही है और निर्माण के पहले कुछ वर्षों में चीनी निवासियों को शहर में लगभग मुफ्त प्रवेश मिला। नतीजतन वे चीनी निवेशक जो अपने देश में बढ़ती हुई अपार्टमेंट की कीमतें नहीं झेल सकते थे, वे तेजी से फॉरेस्ट सिटी की ओर बढ़े। 2019 तक 80% संपत्ति मालिक चीनी नागरिक थे। यहाँ तक कि सड़कों के संकेत भी मंदारिन में थे और क्षेत्र में खुले कुछ स्कूल मंदारिन पाठ्यक्रम दे रहे थे। मूल निवासी मलेशियाई इन अपार्टमेंट को खरीदने का खर्च वहन नहीं कर सकते, क्योंकि संपत्ति की कीमतें केवल चीनी बाजारों को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई थीं। चीनी निवेशकों की इस घुसपैठ ने जनता में आक्रोश पैदा कर दिया और परियोजना के विरोधियों ने इसे उपनिवेशवाद के एक नए रूप के रूप में वर्णित किया। तो नेतृत्व में बदलाव के बाद लौटे प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने वन शहर में विदेशियों को संपत्ति खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया। कई विदेशी शहर छोड़ने लगे और नए निवेशकों को हतोत्साहित किया गया। अगली बड़ी बाधा महामारी और विश्वव्यापी यात्रा प्रतिबंधों के रूप में आई। मलेशिया के मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर का मतलब था कि कोई भी नया निवेशक अंदर नहीं आ सकता। बहुत सारे मौजूदा निवेशक अनिश्चितता के चलते इस परियोजना से बाहर हो गए। तो 2020 की शुरुआत तक आवासीय परियोजनाओं में वास्तव में 500 से कम लोग रह रहे थे, जो कि ज्यादा नहीं है। यह देखते हुए कि फॉरेस्ट सिटी को 7,000 लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, तब से यह परियोजना उतार चढ़ाव में रही है। कुछ विक्रेताओं का दावा है कि कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद से फॉरेस्ट सिटी में 10 से कम घर बिके हैं। इसके अलावा कंट्री गार्डन ने पिछले वर्ष के दौरान अपने 1000 से अधिक मलेशियाई कर्मचारियों को हटा दिया, जो इस परियोजना की किस्मत में भारी गिरावट का संकेत देता है। शायद शुरुआत में ही फॉरेस्ट सिटी बहुत महत्वाकांक्षी थी। इसे सही मायनों में हासिल करना बहुत भविष्यवादी था और जल्द ही सफल होने के लिए राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण थी। यह मान लेना सुरक्षित है कि अरबों की निवेश के बावजूद वर्तमान में फॉरेस्ट सिटी एक बेकार मेगा प्रोजेक्ट। नंबर 1, युक्का माउंटेन न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी। हम इस सूची को एक मेगा प्रोजेक्ट के साथ समाप्त करेंगे, जो एक संवेदनशील वैश्विक मुद्दे के दृष्टिकोण से योजनाबद्ध किया गया था। न्यूक्लियर कचरे के बारे में उतनी बातें नहीं होती जितनी अन्य पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में होती हैं। हालांकि अगर इसे सही तरीके से नहीं रखा गया तो यह कुछ भी देखा गया है उसके मुकाबले ज्यादा घातक हो सकता है। सभ्यता के उभरने के बाद से वर्तमान में परमाणु कचरा जमीन के ऊपर उन बिजली संयंत्रों के पास संग्रहित किया जाता है जहां से यह आता है। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय इस बात से सहमत है कि इस खतरनाक कचरे के लिए सबसे सुरक्षित और स्थायी निपटान समाधान इसे गहराई में भूमिगत संग्रहित करना है। 1980 के दशक में अमेरिकी अधिकारियों ने इस बढ़ती कचरा समस्या के स्थायी समाधान की तलाश शुरू की। सन 1987 में नेवादा में युका माउंटेन को सबसे अच्छी उपलब्ध विकल्प के रूप में पहचाना गया। यह अमेरिका के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले परमाणु परीक्षण स्थल के करीब था और किसी भी आबादी केंद्र से दूर था। योजना थी कि देश भर से कचरे को यहाँ जमा किया जाएगा। देश के एक सुरंग परिसर में, जो युका माउंटेन के लगभग 300 मीटर नीचे है। अलग थलग स्थान के अलावा युका माउंटेन लाखों साल पहले बने ज्वालामुखीय राख से बना है। यह युका माउंटेन को बिना टूटे या फटके किसी भी रेडियोधर्मी कचरे को अवशोषित करने की अनुमति देता है। कागज पर युका माउंटेन एक भंडारण के लिए एक बेहतरीन जगह लग रही थी, लेकिन नेवादा वासियों को यह मंजूर नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका के 34 राज्यों में 100 से अधिक परिचालन और बंद किए गए परमाणु रिएक्टर स्थल हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नेवादा में नहीं था। तो अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि और आम जनता ने एकमात्र परमाणु कचरा स्थल होने के विचार का जोरदार विरोध किया। इसके अलावा युका माउंटेन के आधिकारिक जल विज्ञान और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों पर सवाल उठाए गए। विरोधियों का मानना था कि यह स्थान एक भंडार के लिए उपयुक्त नहीं था,
क्योंकि इससे पास के जल स्रोत के प्रदूषण का खतरा है। यह जल स्रोत अमरगोसा घाटी में बहता है और उपयोग किया जाता है। इस क्षेत्र में रहने वाले मूल अमेरिकी लोगों द्वारा इस्तेमाल किया गया के बावजूद विरोध परियोजना को 2002 में मंजूरी मिल गई और ऊर्जा विभाग ने निर्माण फिर से शुरू कर दिया। हालांकि नेवादा का विरोध केवल और बढ़ गया। उन्होंने तर्क दिया कि संक्रमण के दौरान नियमित संपर्क नेवादा के निवासियों को कलंकित करेगा और राज्य में पर्यटन को प्रभावित करेगा। विरोध के लिए उन्होंने कहा, आप नेवादा को भंडार इस वजह से मिल रहा था क्योंकि उसकी जनसंख्या कम थी और कांग्रेस में उसका प्रतिनिधित्व छोटा था। जब बराक ओबामा ने पद संभाला तब तक पूरा प्रोजेक्ट बहुत राजनीतिक हो चुका था और 2010 में ओबामा प्रशासन ने प्रोजेक्ट को अव्यवहारिक मानते हुए इसकी फंडिंग बंद कर दी। 3 साल बाद एक संघीय अदालत ने इसे फिर से शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन तब से बहुत कम प्रगति हुई है। बाइडेन प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यूक्का माउंटेन अब देश की योजनाओं का हिस्सा नहीं है। नेवाड़ा ने 4 दशकों के बाद यह लड़ाई जीत ली लगती है। सालों की योजना, कानूनी परेशानियां और 17 अरब डॉलर से अधिक की लागत इस यूक्का माउंटेन परियोजना में लग चुकी है, लेकिन अंततः यह कभी भी प्रयोग में नहीं आई और एक बेकार मेगा प्रोजेक्ट बनी रही।